एडवांस अकाउंट का एक सेट ले लेते हैं कोई, जैसे अप्रैल का एक सेट ले लिया। ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। जो आपके बुक में रहता है वो अक्सर रिपीट हो जाता है, तो बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसे ज़रूर पढ़ा करें। तो वो जो उसमें दिया रहता है वो अक्सर पूछ लेता है, जो एग्ज़ाम्पल्स दिए रहते हैं। तो देखिए 75 मिनट्स हैं, 100 मार्क्स हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेशियो। तो करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, वर्किंग कैपिटल। तो आप क्या करेंगे, एक एक्सेल की यहाँ पे शीट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अब जैसे ये क्वेश्चन है कि रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, रेशियो के लिए फॉर्मेट बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कितना रेशियो का फार्मूला लिखने में जगह चाहिए होगा, कैलकुलेशन के लिए कितना स्पेस, और वो रेशियो दिखाने के लिए। तो 5 अगर कॉलम आप ड्रॉ कर लें तो हो जाएगा। 25, 26, 27 ऐसे आप कॉलम को ऑल बॉर्डर कर दीजिए और साइज़ थोड़ा सा बड़ा, फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। अब आपको क्या पता करना है, रेशियो। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये करेंट रेशियो है, तो आपको करेंट रेशियो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर उसका फार्मूला, तो करेंट रेशियो का फार्मूला होता है करेंट असेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। फिर क्या करना रहेगा कि करेंट असेट्स को अलग आप लिख दीजिए और करेंट लायबिलिटी को अलग से। इससे दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो करेंट असेट्स में लिखने के लिए इक्वल टू लगाइए और आप क्वेश्चन में देखिए करेंट असेट्स आपका क्या है। तो लैंड और प्लांट ये दोनों फिक्स असेट्स हैं। तो स्टॉक होगा 2 लाख, डेटर होगा 1 लाख, बिल रिसीवेबल 10,000 और कैश 40,000, तो 3,50,000 होगा। तो आप यहाँ पे 3,50,000 टाइप कर दीजिए। इसी तरीके से करेंट लायबिलिटी में आ जाइए। करेंट लायबिलिटी कहाँ से देखेंगे, सन्डी क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो 1 लाख और 50,000, 1,50,000। और ये भी लायबिलिटी है बट ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है। तो करेंट लायबिलिटी बस यही दोनों हैं। तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिख देना है। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं करेंट असेट्स को करेंट लायबिलिटी से। तो ये आएगा रेशियो, तो इसे आप 2 डेसिमल तक कर दीजिए। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए 2.33:1 कर दीजिए। ये ऐसे आ रहा है। तो ज़ीरो हटाने के लिए मोर नंबर ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए इन्वर्टेड कामा के अंदर 2.33:1 और फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। तो ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा। दूसरा रेशियो आपका है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो और करेंट रेशियो में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो पहले तो आप हेडिंग डालेंगे क्विक रेशियो,
और फिर उसका फार्मूला यानी क्विक असेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज़। फिर नेक्स्ट लाइन से क्विक असेट्स और क्विक लायबिलिटी ले लीजिए। क्विक असेट्स में आपका ये करेंट असेट्स रहेगा और उसमें से ये जो स्टॉक है आपका 2 लाख वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 लाख कर दीजिए। 1,50,000 होगा। और करेंट लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी यानी करेंट लायबिलिटी क्विक लायबिलिटी सेम है, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। फिर आप क्या करिए कि करेंट क्विक असेट्स को क्विक लायबिलिटी से डिवाइड करें, 1 आ जाएगा, फिर 1:1 हो जाएगा। तो ये 0 हटाने के लिए वही करिए, मोर में ऑप्शन में जाके और इसको इन्वर्टेड कामा में लिख के 1:1 लिख दीजिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। तीसरा रेशियो आपका है प्रोप्राइटरी रेशियो, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फार्मूला आपका हो जाएगा शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। फिर शेयर होल्डर फंड को अलग कर दीजिए। तो यहाँ से फंड तक आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और इसे हटा दीजिए। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या वैल्यू आएगी? शेयर कैपिटल आएगा, फिर 30,000 का प्रॉफिट एंड लॉस और 40,000 जन, तो 2,70,000 आ जाएगा। डिवेंचर नहीं आता शेयर होल्डर फंड में, तो 2,70,000 आप यहाँ लिख देंगे। और टोटल असेट्स आपका इधर का जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का असेट्स है, ये टोटल 8,40,000 में, ये टोटल ही लिखना पड़ेगा 8,40,000। फिर वही रेशियो निकालेंगे, पहले शेयर होल्डर फंड को रखेंगे, फिर टोटल असेट्स को। अब ये 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करेंगे। फिर 0.32 1 लेंगे। इसको भी मोर नंबर फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट था वर्किंग कैपिटल। ये देखिए वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए पहले लिख देंगे वर्किंग कैपिटल, फार्मूला हो जाएगा करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। फिर क्या करेंगे आप, करेंट असेट्स रखेंगे और करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स आपका ये जो करेंट असेट्स है ये 3,50,000 और करेंट लायबिलिटी में 1.5 लाख। फिर यहाँ पर करेंट असेट्स में माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं, ये आ जाएगा। तो ये आपका 4 क्वेश्चन था, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी, वर्किंग कैपिटल, और इसमें भी करेंट, क्विक, प्रोप्राइटरी, वर्किंग कैपिटल। दूसरा रेशियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो तीनों ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक टैब ओपन कर लेंगे और उसका नाम दे देंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो रेशियो में कुल 3 कॉलम होते हैं। साइज 14 का रख लीजिए। आप ये वाली रो को मर्ज कर दीजिए, नाम डाल दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर अगेन अमाउंट। सबसे पहले क्या रखा जाता है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है 2018 में था 30,500 और 2019 में है 30,600। तो दोनों का जो डिफरेंस आया 19 में 100 रुपये ज़्यादा आया, तो वही यहाँ पे लिखा जाता है नेट प्रॉफिट और 100 रुपये लिख देंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे। ऐड क्या करते हैं, जनरल रिजर्व। इसको इसलिए ऐड कर दिया जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है। तो पहले 18 में 50,000 था और 19 में 60,000, तो 10,000 बढ़ गया है, तो ये दोबारा 10,000 रुपये ऐड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 100 रुपये और 10,000 को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ हेडिंग डालेंगे कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको एकदम नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेंगे, जैसे डिविडेंड देना एक्सपेंस है, इनकम टैक्स भी एक्सपेंस है, बट इसे लास्ट में घटाया जाता है। मशीनरी परचेज करना इन्वेस्टिंग है, तो ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पहले ऑपरेटिंग बना रहे हैं। और डिप्रिसिएशन नॉन कैश है, ये आएगा। तो बिल्डिंग पे 10,000 और मशीन पे 14,000, तो 24,000 रुपये लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और आप यहाँ पे डाल देंगे 24,000 रुपये। फिर नेक्स्ट लिखेंगे डिविडेंड 23,000 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे आप, तो 47,000 हो जाएगा। 24 और 23 को जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो ये टोटल था इसमें इस 47 को ऐड कर देंगे। तो इसको लिखेंगे नेट कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद ऐड करेंगे और 2-3 स्पेस छोड़ के लेस कर देंगे। इसमें क्या करा जाता है कि करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी को देखा जाता है। तो सबसे पहले शुरू से लायबिलिटी को देखते हैं। तो बैंक लोन लॉन्ग टर्म है, इसे छोड़ दीजिए। सन्डी क्रेडिटर पहले था 1,50,000 और 1,35,200 हो गया है, यानी कम हो गया। तो 14,800 रुपये से कम हो गया। तो लायबिलिटी कम हो जाती है तो माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे कि डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर। तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 14,800। फिर नेक्स्ट आएंगे तो एक प्रोविज़न फॉर टैक्स है, ये भी करेंट लायबिलिटी है, बट ये पहले 30,000 था। तो जब बढ़ता है लायबिलिटी तो
ऐड कर देते हैं। तो ऐड वाले में जाके लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर टैक्स। यहाँ 5,000 आप लिख देंगे। उसके बाद असेट्स में आएंगे तो लैंड और बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी ये फिक्स्ड है। इन्वेस्टिंग में आता है स्टॉक आएगा। तो स्टॉक पहले 1 लाख का था, अभी 74 है, यानी 26,000 कम हो गया। तो कम होता है जब तो ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक और ये 26,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। फिर डेटर है, पहले 80,000 था और 64,200 फिर माइनस हो गया है, कम हो गया है। तो असेट्स कम होता है तो ऐड कर देते हैं। तो 15,800 का फ़र्क है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एक रो इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स और वो है आपका 15,800। बाकी कैश फ्लो में नहीं देखा जाता और बैंक को कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, तो इसको भी नहीं देखा जाता। इसलिए सिर्फ स्टॉक और डेटर आएगा। अब हम लोग इसे ऐड कर देंगे, ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, ये जो 57,100 टोटल आया था ऊपर का, इसमें इसे ऐड कर देंगे और ये एक ही चीज़ माइनस करने को है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब ये जो टोटल आया है इसे लिखेंगे नेट कैश बिफोर इनकम टैक्स, फिर लेस कर देंगे इनकम टैक्स और इनकम टैक्स है आपका 28,000। आप देखेंगे तो इनकम टैक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में 28,000 लिखा हुआ है, तो ये सबसे आखिर में माइनस होगा। 89,100 में से 28,000 माइनस हो जाएगा। जो ये वैल्यू बची है उसका नाम हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग में आएंगे। तो इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट्स होना चाहिए। तो जैसे लैंड और बिल्डिंग है फिक्स असेट, पहले था 2 लाख, फिर हो गया है 1,90,000। तो इसका एक लेज़र साइड में बना लेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग रफ में बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे 2 लाख रुपए और स्पेस देख के 1,90,000 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो इस पे लगा है लैंड एंड बिल्डिंग पे, वो देखेंगे कितना लगा है। तो डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग 10,000 है, तो यहाँ 10,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर जब आप टोटल करेंगे 1,90,000 और 10,000 तो 2 लाख आएगा और यहाँ का भी टोटल 2 लाख आएगा। तो दोनों में 2-2 लाख है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इसको दिखाएंगे रफ में। तो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास पहले 1,50,000 की थी
और 169 की हो गई बाद में। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले 1,50,000 की थी, फिर 169 की हो गई। फिर डेप्रिसिएशन भी आपको पता है 14,000 लगा है। ये इसमें दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन है, तो 14,000 है। और एक जो मशीन ख़रीदी गई है वो 33,000 की, तो मशीन ख़रीदने पर डेबिट हो जाता है, तो डेबिट साइड में 33,000 लिख देंगे। फिर आप टोटल करेंगे तो 83,000 आएगा, और इसका भी टोटल कर लेंगे तो 83 आ जाएगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि कोई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद एक जो मशीन ख़रीदी गई है 33,000 रुपये की, तो ये तो मतलब आउटफ्लो हुआ है, तो ये हमें दिखाना होगा कि कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी, और उसमें 33,000 गया है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो माइनस में वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद एक गुडविल है, गुडविल को भी फिक्स असेट्स माना जाता है। तो पहले नहीं था, डैश है, अभी 5,000 है, यानी गुडविल क्रिएट हुआ है, कैश जनरेट हुआ है। तो लिखेंगे कैश जनरेट फ्रॉम गुडविल। तो कितना आया है पैसा, 5,000। अब इन दोनों का निकालेंगे आप, तो 33 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 28,000 रुपये माइनस में फिर भी रहेगा। तो इसे नाम दे देंगे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसे आप बोल्ड कर देंगे। इसके बाद तीसरा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल पहले 18 में 2 लाख का था, 19 में 2.5 लाख का, यानी 50,000 शेयर कैपिटल बढ़ गया है। तो इसे आपको लिखना रहता है हेडिंग कि कैश प्रोसीड, प्रोसीड मतलब आना, फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर से पैसा आया है वो 50,000 आया है। फिर जनरल रिजर्व से भी आया है कैश क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व, उससे आपके पास आया है 10,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस का आपने कर ही दिया था। बैंक लोन आता है फाइनेंसिंग के अंदर, तो पहले 70,000 था 18 में, 19 में नील है, तो इसका मतलब ये पेड हो गया है। तो लिखेंगे कि लोन रीपेड। तो कितना पेड हुआ है, 70,000, तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि आउटफ्लो हुआ गया है ये। साथ में डिविडेंड भी आपने पे किया है, तो वो भी आउटफ्लो हुआ होगा 23,000। अब आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो 70 और 23 93,000 माइनस में है और 60,000 प्लस में। तो 93 में से 60 घटाएंगे तो 33,000 माइनस में आएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर क्या करते हैं कि ये जो प्लस है और ये जो माइनस है घटा देते हैं। तो आप घटा दीजिए
61,000 फिर माइनस ब्रैकेट में सम लिख के एक वैल्यू है 28,000 और दूसरी वैल्यू है 35,000, दोनों जोड़ के घटा दीजिए तो 100 आएगा। यानी 61,100 में से ये माइनस हुआ फिर ये माइनस हुआ, तो आप इसे लिखेंगे कि नेट कैश फ्लो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए जो नीचे कैश दिया रहता है उसी से कंपेयर करते हैं कि पिछली बार कैश 500 था और अभी 600 है, तो जो डिफरेंस कैश के अंदर आया है वही कैश फ्लो में भी आना चाहिए, तो वो 100 आ गया है। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं, एक तो टैली का बताना है, एक है कि यू आर वर्किंग मुंबई एज ए अकाउंटेंट, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी सो नील बैलेंस, क्रेडिटर का तो साफ साफ लिखा है कि क्रेडिटर का बैलेंस आपके बुक में नील है। तो जब ऑडिट हुआ तो आपकी कंपनी ने जय बालाजी जो क्रेडिटर है उनका स्टेटमेंट मांगा, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, तो आपके रिक्वेस्ट पे उन्होंने भेजा, तो उनके हिसाब से यानी क्रेडिटर के हिसाब से 19,200 का बैलेंस था। और हम लोग जो अकाउंट क्रेडिटर का मेंटेन करते हैं लेजर जय बालाजी, जो कि प्रीपेड बाय यू यानी हमारे द्वारा मेंटेन हुआ है, उसके हिसाब से बैलेंस यहाँ क्लोजिंग बैलेंस के सामने कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे ज़ीरो माना जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक और टैब ओपन करेंगे और इसे लिख देंगे क्रेडिटर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें भी 3 ही कॉलम होते हैं, जैसे कैश फ्लो में होते हैं 3 कॉलम, वैसे ही इसमें भी होते हैं 3 कॉलम। ऑल बॉर्डर कर लीजिए, साइज़ फॉन्ट साइज 14 रख लीजिए, पहली लाइन को मर्ज कर दीजिए और नाम दे दीजिए आप क्रेडिटर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फिर लिखेंगे आप पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर अगेन अमाउंट। सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के बुक में जो बैलेंस है वो है 19,200 का, और जितना भी डिफरेंस आएगा उसे आप लेस कर देंगे। तो आप देखिए क्रेडिटर के बैलेंस को यहाँ पर लिखा है 19,200। अब मैच कराते हैं, तो डेबिट में 59,000 है, तो हमें क्रेडिट में नीचे देखना होगा 55,000 है, तो 4,000 का फ़र्क है जीएसटी की वजह से, क्योंकि 50,000 पे ये 3,000 रुपये टैक्स लगा है और यहाँ पे 50,000 पे 9,000 लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग कैलकुलेशन इन जीएसटी, तो फ़र्क आएगा कितना, 4,000 का। फिर दूसरा देखेंगे तो 47,200 का है डेबिट में, तो हमारे यहाँ 44,000 का है, तो 3,200 का फिर वही जीएसटी की वजह से है, फिर वही रिपीट कर देंगे 3,200 का। फिर मैच कराएंगे, तो जय बालाजी ने हमें 11,800 की सप्लाई करा है, जबकि हमारे बुक में इन दो के अलावा तीसरा का जिक्र नहीं है 11,800 का, यानी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ 11,800। तो इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, लिखेंगे गुड्स सप्लाइड
बट नॉट रिसीव, और वो है 11,800। फिर आप देखेंगे ये तीनों हो गया। फिर इधर आएंगे 55,000 क्रेडिट में है, तो हम इधर डेबिट में देखेंगे तो 55,000 है, तो ये सही है। फिर 43,800 है और हमारे यहाँ 44,000 है, तो 200 का फ़र्क है। और ये बैलेंस है उनका और हमारे यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, तो 200 रुपये का जो फ़र्क है उनके यहाँ दिख रहा है। तो मतलब ये है कि डिस्काउंट अलाउड किया गया है बट नॉट रिकॉर्डेड। तो 200 रुपये डिस्काउंट दिया गया है जिसे लिखा नहीं गया है। अब सबका टोटल कर लेंगे जितने डिफरेंस आए हैं, तो 19,200 ही सेम आ जाएगा। तो 19,200 में से 19,200 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड। फिर आप लास्ट वाली लाइन को बोल्ड कर दीजिए और शुरू की 2 लाइन को भी बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए।